नमस्कार दोस्तों, प्रयास ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, पिछली जो हमारी क्लासें हुई थी उनमें हमने स्वर संधि तक चर्चा की थी। उसके बाद 14 तारीख को जो आपका मेजर टेस्ट हुआ उसमें वर्ण का टॉपिक और संधि, स्वर संधि का जो टॉपिक था उसमें से कुछ क्वेश्चन दिए गए थे आपको। तो आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम जो टेस्ट लगा था उस टेस्ट के जो क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न था उस प्रश्न की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न था ह्रस्व स्वरः भवन्ति, ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? अब देखिए, स्वर की जहाँ हमने बात की तो स्वरों को पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, जहाँ पाणिनीय शिक्षा की बात आई थी तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हमने स्वरों की संख्या की बात की थी 21 और 22। उन 21-22 स्वरों में 5 स्वर थे, वो थे लघु स्वर। लघु को ही हमने नाम दिया था ह्रस्व। उसके बाद 8 जो स्वर थे वे थे दीर्घ स्वर। दीर्घ को हमने नाम लिया था गुरु। और 8 या जो 9 स्वर माने गए थे वे थे कौन से? प्लुत स्वर। अब हमें प्रश्न में ये पूछा गया है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। तो ह्रस्व स्वरों को ही हम लघु स्वर कहते हैं। तो संख्या कितनी है इनके? 5। तो अपना आंसर हो जाएगा 5। क्लियर। दूसरा प्रश्न था, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कस्मिन् विकल्पे यम वर्णस्य उदाहरणम अस्ति। किस विकल्प में यम वर्ण का उदाहरण है? अब देखिए, यम वर्ण की हम बात जहाँ करते हैं तो यम वर्ण के लिए सबसे पहले तो आप ये समझें, कुम, खुम, गुम और घुम, ये 4 यम वर्ण माने जाते हैं। संस्कृत वर्णमाला में पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जहां हम वर्णों की बात करे थे, 63-64 जो वर्ण पढ़े थे, उन 63-64 वर्णों में यम वर्णों की संख्या 4 मानी गई थी, कुम, खुम, गुम, घुम। ये तो इस रूप में। लेकिन जब हम उदाहरण की बात करते हैं, जहाँ उदाहरण यहाँ लिखा हुआ मिले तो हमने ऐसे कहा था कि कै वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण। ध्यान से सुनना, कै वर्ग हो उसका पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा वर्ण, 1, 2, 3, 4, इन चारों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण हो और उसकी आवृत्ति हो रही हो, वर्ण की आवृत्ति हो, और उसके बाद अगर वर्ग का पंचम वर्ण है तो द्वितीय जो वर्ण होता है आवृत्ति युक्त वर्णों में, उस द्वितीय वर्ण को हम यम वर्ण कहते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण में आप देखेंगे, चखन्नतु में ये कै वर्ग का दूसरा वर्ण है, उसकी आवृत्ति हुई है और उसके बाद में पंचम वर्ण भी है, इसलिए हम ऐसे कहेंगे कि यहाँ जो द्वितीय खकार है वो यम वर्ण है। ठीक इसी प्रकार अग्नि शब्द में देखेंगे, तीसरे वर्ण की आवृत्ति हुई है, उसके बाद में पंचम वर्ण है। यहाँ पहले वर्ण की आवृत्ति हुई है, उसके बाद में पंचम वर्ण है। तो इसका मतलब इन तीनों ऑप्शनों में यम वर्ण का प्रयोग हुआ है। और प्रश्न यही था, कस्मिन् विकल्पे, किस विकल्प में यम वर्ण से उदाहरणम अस्ति, यम वर्ण का उदाहरण है। तो पहले विकल्प में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। तो ऑप्शन हो गया अपना सर्वे। सर्वे यानी सभी। तो सभी, यहाँ पर अपना आंसर जो हो जाएगा वो होगा सर्वे। अगला जो प्रश्न था उस प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। तो प्रश्न ये था, शल रिक्त स्थान, रिक्त स्थाने पदम भविष्यति। रिक्त स्थाने, रिक्त स्थान में पदम, पद भविष्यति होगा। यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है। तो शल अंतस्था, शल ऊष्माणय, शल स्पर्शा, को अपि न, कोई नहीं। अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श और न कोपी, कोई नहीं। ये आप है। अब देखो, जहाँ पर हमने बात की थी तो अपन ने परिभाषा में ऐसे कहा था, कादयो
मावसानः, इसके साथ हमने जो शब्द लिया था वह था स्पर्शः। कैसे? मैतक के वर्ण तो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। नंबर 2 पर अपन ने ये कहा था यणो, और इसके साथ जो हमने शब्द लिया था वह था अंतस्था। यण प्रत्याहार के वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। और फिर हमने कहा था शल ऊष्माणः, या आप ऐसे कह सकते हैं शलह ऊष्माणः। यहाँ अपन ने जो शब्द लिया था वह था ऊष्माणः। अर्थ क्या है इनका वो सुनिए। कादियो मावसाना का अर्थ है कैसे आरंभ होकर मैं से अंत होने वाले वर्ण स्पर्शः स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। यणो अंतस्था, यण प्रत्याहार के वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। और शल ऊष्माणः, या आप ऐसे कह सकते हैं इसको शलह ऊष्माणः है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। अगर इसका समास विग्रह करते हुए लिखे तो शलह ऊष्माणः। शल प्रत्याहार के वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं? ऊष्म वर्ण। तो शल प्रत्याहार के वर्ण कौन से वर्ण होंगे? तो आंसर होगा अपना ऊष्माणः। क्लियर? उसके बाद अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। हरिः इत्यत्र विसर्गस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। हरिः ये शब्द दे रखा है, इत्यत्र यहाँ विसर्गस्य विसर्ग का उच्चारण स्थानम वर्तते उच्चारण स्थान है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध्यान देना एक बार, अपन ने ये कहा था विसर्जनीय नाम। चलो पूरा सूत्र लिख लेते हैं अपन, ऐसे लिख लेते हैं अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ये अपन ने कहा था अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। यहाँ पर अपने पास जो वर्ण आ रहे ए कु है और ये नाम है विसर्जनीय। विसर्जनीय से तात्पर्य है यहाँ पर विसर्ग, ठीक है। और इन सब का ए का आ का कैवर्ग है और विसर्ग, इन सब का स्थान क्या है? कंठ है। ये कंठ उच्चारण स्थान इनका। लेकिन यदि विसर्ग का प्रयोग किसी शब्द में दे रखा हो, किसी स्वर के साथ दे रखा हो, जैसे आपने ये कहा हरि जो है, और हरि में जो विसर्ग आ रहा है वो किसके स्थान पर किसके साथ में आ रहा है? ई के साथ में आ रहा है। तो हमने ये चर्चा की थी, अगर विसर्ग अकेला दे रखा हो और फिर पूछे कि विसर्जनीय से उच्चारण स्थानम किम भवति, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तब तो हमारा आंसर होगा कंठ है। लेकिन विसर्ग का प्रयोग अगर किसी स्वर के साथ दे रखा हो, किसी शब्द में प्रयुक्त किया गया हो किसी स्वर के साथ, तो आप क्या करेंगे? जिस स्वर के साथ में विसर्ग का प्रयोग दे रखा है उस स्वर का उच्चारण स्थान ही विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा। जैसे कि यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग ई के साथ दे रखा है, तो ई का स्थान अगर तालु है तो विसर्ग का स्थान भी क्या माना जाएगा? तालु माना जाएगा। तो यहाँ अपना जो आंसर हो जाएगा वह होगा तालु। यहाँ आंसर होगा तालु। उसके बाद अगला जो अपना प्रश्न है वो है दंतोष्ठ्य वर्ण है वर्तते। दंतोष्ठ्य वर्ण है, देखो यहाँ नाम दंतोष्ठ्य वर्ण का मतलब है, तो इसका मतलब जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है उस वर्ण को कहेंगे हम कौन सा वर्ण? दंतोष्ठ्य वर्ण। अब दंतोष्ठ उच्चारण स्थान के लिए हमने जो उच्चारण स्थानों में जो सूत्र पढ़े थे उसमें अपन ने ये कहा था वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। मतलब वकार का मतलब क्या है? वै वर्ण। वै वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। वै वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, और जिस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है उस वर्ण को हम कहेंगे दंतोष्ठ्य वर्ण, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? दंतोष्ठ्य वर्ण। तो दंतोष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो आप ऐसे कहेंगे वकारस्य दंतोष्ठम। वह जो वर्ण है वह कौन सा वर्ण है? दंतोष्ठ्य वर्ण है, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न था अपना वो ये था है वर्णोस्ति। है वार्णोस्ति की जगह ये है वर्णोस्ति। है वर्णोस्ति। है वर्ण क्या है?
तो आप ऐसे कहेंगे ऊष्म वर्ण है कि कंठे वर्ण है। उभव का मतलब दोनों, ऊष्म और कंठे दोनों है कि सिर्फ कंठ है। तो यहां ध्यान देंगे, अपन ने ये कहा वर्णों, वर्ण है अस्ति, ये प्रश्न है वर्ण है अस्ति, है वर्ण क्या है? तो देखिए अपन ने ये कहा था शल ऊष्माण है, शल प्रत्याहार के वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, और शल प्रत्याहार के वर्णों में से और है, ये 4 वर्ण आ रहे हैं। इन 4 वर्णों को हम कौन से वर्ण कहते हैं? ऊष्म वर्ण। इसका मतलब है जो है वह ऊष्म वर्ण तो है। फिर उसके बाद में अपन ने ये भी कहा था अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है, ये भी कहा था अपन ने। अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। यहाँ पर है का प्रयोग दे रखा है। उच्चारण स्थान, ध्यान से सुनना, उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और जिस वर्ण के उच्चारण स्थान, जिस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ हो, उस वर्ण को हम कहेंगे कौन सा वर्ण? कंठे वर्ण। इसका मतलब आप ऐसे कहें कि ये कंठे भी है, तो ऊष्म भी है और कंठे भी है, दोनों ही है। तो ऊष्म और कंठे दोनों आ गया, तो आंसर हो जाएगा उभव दोनों। यहाँ चौथा जो ऑप्शन था अपना कि कंठ है, ये आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंठ जो है वो वर्ण नहीं है, कंठ तो एक क्या है? उच्चारण स्थान है। ठीक है, कंठ एक क्या है? उच्चारण स्थान है। तो यहाँ आंसर होगा अपना उभव। अगला प्रश्न है अर्ध विसर्ग युक्त कखाभ्याम संज्ञा भवति। अर्ध विसर्ग युक्त कैखे की संज्ञा होती है। मतलब अपने पास ये तो आ गया कै और ये है खे। अभी इनसे पहले अर्ध विसर्ग का प्रयोग नहीं है, तो ये कंठे वर्ण है। लेकिन जैसे ही हम इनसे पहले अर्ध विसर्ग की बात करते हैं, ये जो चिन्ह है वो अर्ध विसर्ग है। और प्रश्न यही है अर्ध विसर्ग युक्त कैखाभ्याम कैखे की संज्ञा भवति, संज्ञा होती है। कैखे से संज्ञा है, कौन सी है? तो आप ऐसे कहें कि इन दोनों की संज्ञा कौन सी है? तो अर्ध विसर्ग युक्त कैखे जो होता है उन वर्णों को हम कहते हैं जिह्वामूलीय वर्ण। अर्ध विसर्गयुक्त कैखे द्वारा कौन सी संज्ञा होगी? वह हो जाएगी जिह्वामूलीय। तो देखो कंठे तो तब होता है जब अर्ध विसर्ग नहीं होता, तब तो स्थान इनका कंठ और संज्ञा हो जाती कौन सी? कंठे संज्ञा। जिह्वामूलीय अर्ध विसर्ग है तो जिह्वामूलीय वर्ण कहलाते हैं, मतलब इनकी संज्ञा होगी कौन सी? जिह्वामूलीय। उपधमानीय की हम जहां बात करते हैं तो उपधमानीय में आप ऐसे समझे, उपधमानीय वर्ण कौन से होते हैं? यहाँ अर्ध विसर्ग युक्त पै फै, अर्ध विसर्ग से पहले पै फ हो तो उसको हम क्या नाम देंगे? उपधमानीय। और जिह्वामूलम जो है वह एक क्या है? उच्चारण स्थान है। ये संज्ञा नहीं है, ये स्थान है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो गया? जिह्वामूलीय। जिह्वामूलम और जिह्वामूलीय में ये अंतर है। जिह्वामूलम तो उच्चारण स्थान है और जिह्वामूलीय उस वर्ण की संज्ञा है जिसका स्थान जिह्वामूल है, और ये संज्ञा ही पूछा है, आंसर होगा जिह्वामूलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैखे अनयो वर्णयो उच्चारण स्थानम वर्तते। कैखे इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान है। देखिए टेस्ट की जो आंसर की आपको दी गई है उसमें हो सकता है आंसर जिह्वामूलम आया हूँ। वैसे हमें ये जो प्रश्न था वो इस रूप में ही था, कैख है, लेकिन जब टाइपिंग के समय ये जो अर्ध विसर्ग चिन्ह नहीं लगाए, इसका मतलब अब आंसर भी बदल जाएगा। तो आंसर की हम बात करें तो अब जिह्वामूलम नहीं कहेंगे यहाँ। इस प्रश्न के अनुसार, ये जो प्रश्न जैसे टाइप कर रखा है, इस प्रश्न के अनुसार यदि हम उच्चारण स्थान निकालें तो कै और जो खे वर्ण है, अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ से, ये जो सूत्र है अपना अकु है, विसर्जनीय नाम
कंठ है। ठीक है, ये जो सूत्र है इसके अनुसार कु का मतलब क्या है, कै वर्ग, तो कै वर्ग के अगर वर्ण हैं तो स्थान क्या हो जाएगा, कंठ है। ये अगर मान लीजिए ये जो कै, अपन ने कै खे की बात करें, ये कै और ये जो ख है, इनसे पहले अगर अर्ध विसर्ग होता तो फिर इनका स्थान क्या हो जाता, जिह्वा मूलम। ठीक है, तो यहाँ अर्ध विसर्ग नहीं दे रखा है, इसका मतलब आंसर अब हमें क्या मानना है, कंठ है मानना है। तो इसका आंसर क्या कर लेंगे, कंठ कर लेना है। ठीक है, कैख है अनयो वर्ण्य उच्चारण स्थानम कंठ है। नेक्स्ट प्रश्न, चय वर्णस्य शुद्ध वर्गीकरणम अस्ति। चय वर्ण का शुद्ध वर्गीकरण है। अब शुद्ध वर्गीकरण पूछा जा रहा है तो आप यहाँ ध्यान दें, पहले तो ये नाम दे रखा है, स्पर्श है, स्पर्श है, स्पर्श है, स्पर्श है। इसका मतलब वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की बात है, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, इनमें से है। तो कादियो मावसाना स्पर्शा, तो यहाँ तक तो चारों ही ऑप्शन सही है कि ये जो वर्ण है वो स्पर्श वर्ण है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद तालव्य 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 दे दिया। ठीक है, तालव्य, तो अब यहाँ पर क्या करें, उच्चारण स्थान के आधार पर संज्ञा दी है। उच्चारण स्थान क्या है, इच्चु यशा नाम तालु, इच्चु यशा नाम तालु, चय वर्ग का वर्ण है, उच्चारण स्थान तालु है, तालु है तो वर्ण हो जाएगा तालव्य वर्ण। तो यहाँ पर दूसरा जो है इसका आंसर होगा तालव्य। फिर उसके बाद चलते हैं अल्प प्राण, संवार, नाद, घोष, स्पृष्ट, ईषद, विवृष्ट। ऐसे सबसे पहले अल्प प्राण है इसमें, तो अल्प प्राण है तो वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण जो होते हैं य व र ल वे होते हैं अल्प प्राण। तो च जो है वो पहला वर्ण है, तो यहाँ पर अल्प प्राण भी है, ये अल्प प्राण तो है। विवार, श्वास, अघोष, ये जो बाह्य प्रयत्न आ रही है, आभ्यंतर प्रयत्न है, ये बाह्य प्रयत्नों की बात करें तो खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। खर प्रत्याहार के वर्ण के बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष होते हैं। और खर प्रत्याहार में वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और स तीनों से आते हैं। इसका मतलब ये वर्ग का पहला वर्ण है तो ये विवार भी है, श्वास भी है और अघोष भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पहला जो ऑप्शन है वो तो सही है। दूसरे वाले में चलते हैं, स्पर्श वर्ण है, तालव्य ये भी है, संवार, घोष ये नहीं है, ईषद स्पृष्ट नहीं है, नाद भी नहीं है। इसका मतलब ये दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरे वाले पर चलो, स्पर्श है, तालव्य ये भी है, स्पृष्ट स्पृष्ट भी है। कैसे है, अपन ने कहा स्पृष्टम स्पर्शानाम, स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है, तो ये स्पर्श वर्ण है तो आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है, ये भी सही है। उसके बाद चलते हैं महाप्राण। महाप्राण के लिए अपन ने कहा था वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्चय महाप्राणा, वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और शल प्रत्याहार के वर्ण मतलब ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं। तो ये वर्ग का न तो दूसरा वर्ण है न चौथा वर्ण है, इसका मतलब महाप्राण नहीं हो सकता, तो आप यहीं ऐसे कह देंगे, ये इसका आंसर गलत हो गया। चौथे वाले पर चलते हैं, स्पर्श है, तालव्य है, ईषद विवृत, ईषद विवृतम ऊष्माणाम, ईषद विवृत तो ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है, यहीं पर गलत हो गया, तो इसका मतलब ये भी इसका गलत है। तो अपना आंसर हो गया कौन सा, 1 नंबर। ठीक है, फिर से समझ लें, स्पर्श वर्ण है, तालु स्थान होने के कारण तालव्य वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण है तो अल्प प्राण है, विवार, श्वास, अघोष खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए विवार, श्वास, अघोष भी है, तो आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न, ठय वर्णस्य शुद्ध वर्गीकरणम अस्ति। ठय वर्ण का शुद्ध वर्गीकरण है, ठय वर्ण का शुद्ध वर्गीकरण कौन सा है ये पूछा है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कैसे मैं तक के वर्णों में आ रहा है। तो सबसे पहले तो क्या हो गया, ये स्पर्श वर्ण है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, टय वर्ग का वर्ण है, इसलिए मूर्धा स्थान होने के कारण कौन सा वर्ण हो गया, मूर्धन्य वर्ण। क्लियर, आगे चलते हैं, विवार, अल्प प्राण, अघोष। विवार खर प्रत्याहार के वर्ण है, इसका मतलब विवार
श्वास अघोष, ठीक है। उसके बाद में क्या है, दूसरा वर्ण है तो अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राण, तो ये वर्ण है कौन सा, महाप्राण। अब ये जो ऑप्शन जिसमें आ रहे हैं वह अपना आंसर हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे ये जो नाम आ रहे हैं वो कौन कौन से में आ रहे हैं। अब मिलान करते हैं तो ध्यान दें, स्पर्श है, मूर्धन्य भी है, विवार भी है, अल्प प्राण नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। स्पर्श है, मूर्धन्य है, संवार ये नहीं है, संवार नहीं है तो ये गलत। स्पर्श भी है, मूर्धन्य है, विवार श्वास अघोष ये भी है, महाप्राण भी है, और स्पृष्ट आभ्यंतर स्पर्श वर्ण है तो आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है, इसका मतलब ये सही है। स्पर्श मूर्धन्य संवृत नहीं है, संवृत तो ए का होता है, इसका मतलब ये गलत है। तो आंसर कौन सा हो गया अपना 3 नंबर, इसका आंसर होगा 3 नंबर। फिर से ध्यान दो, ठे वर्ण है, स्पर्श वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण है, विवार श्वास अघोष, महाप्राण और स्पृष्ट स्पर्शानाम स्पृष्टम, ठीक है। इस आधार पर अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है अवर्णस्य संवृतम आभ्यंतर प्रयत्नो भवति। देखो ए जो वर्ण है, इस ए वर्ण के 2 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, और जो 2 आभ्यंतर प्रयत्न हैं वह एक तो होता है संवृत और एक होता है विवृत। तो संवृतम और विवृतम। अब संवृत कहाँ होता है, विवृत कहाँ होता है, तब अपन ने ये कहा था ह्रस्व अकारस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रियायाम तु विवृतम। ह्रस्व अकारस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रियायाम तु विवृतम। ह्रस्व ए का प्रयोग दशा में तो संवृत और प्रक्रियायाम तो प्रक्रिया दशा में तो विवृत होता है। तो अपने पास पूछा क्या है, संवृतम, संवृत के लिए नाम क्या रहे, प्रयोगे मतलब प्रयोग दशा में, तो प्रक्रिया दशा में, प्रयोग दशा में, उभय यानी दोनों में, न कोपी कोई नहीं, तो आंसर होगा कौन सा, प्रयोगे, प्रयोग दशा में, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी हम बात करते हैं। वर्गाणाम समवर्णाः भवन्ति, वर्गों के समवर्ण होते हैं। समवर्ण से तात्पर्य जैसे एक वर्ग में 1 2 3 4 5 वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग में। अब 5 वर्ग में अपन को सम संख्या चुन लेनी है 2 और 4। दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा होता है, तो अपन ने ये कहा था वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणः। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणः। वर्गाणाम वर्गों के द्वितीय चतुर्थौ दूसरा और चौथा वर्ण, च और शल है, शल प्रत्याहार के वर्ण मतलब ऊष्म वर्ण, महाप्राणः महाप्राण होते हैं। दूसरा और चौथा वर्ण मतलब कौन सा वर्ण हो गया, समवर्ण। समवर्ण और कौन से वर्ण, ऊष्म वर्ण क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, तो आप कह सकते हैं समवर्ण और तथा ऊष्म वर्ण क्या होते हैं, महाप्राण। और प्रश्न में आपको यही पूछा गया है कि वर्गाणाम वर्गों के समवर्णाः भवन्ति, समवर्ण होते हैं। समवर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, घोष होते हैं कि अघोष होते हैं। तो आंसर हो गया महाप्राण। हाँ, एक बार और चयन कर लेते हैं। आपने ये कहा सर घोष भी तो आता है, तो घोष की जहाँ बात करें
तो चौथा जो वर्ण है वो घोष हो जाएगा, लेकिन जो दूसरे वर्ण की बात करें तो वो घोष थोड़ी हो सकता है, वो तो खर प्रत्याहार में आता है, तो फिर वो तो क्या हो गया, विवार श्वास अघोष हो गया, इसका मतलब घोष भी नहीं होगा। अगर अघोष माने तो दूसरा अघोष है तो चौथा अघोष नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होंगे, अपना आंसर होगा कौन सा, महाप्राण। अल्प प्राण की जहां बात करते हैं तो अल्प प्राण में आप ऐसे कहेंगे कि प्रत्येक वर्ग का जो हम ऐसे कहें तीसरा वर्ण जो है, पहला तीसरा और जो पांचवा वर्ण है विषम वर्ण, समवर्ण अगर आप ऐसे कहें कि महाप्राण है तो विषम वर्ण जो है वो अल्प प्राण है और साथ में अंतस्थ वर्ण भी अल्प प्राण है, तो समवर्ण कौन से हो गए, महाप्राण। ठीक, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है पूर्व रूप विधायकम सूत्रम अस्ति, ये संधि से संबंधित प्रश्न है। पूर्व रूप विधायकम सूत्रम अर्थात पूर्व रूप संधि की परिभाषा पूछी है, और पूर्व रूप संधि में अपन ने ये कहा था एंग है पदांतादति पूर्व रूपम, एंग है पदांतादति पूर्व रूपम। ठीक है, अपन ने ये कहा कि एंग प्रत्याहार के वर्ण के बाद अति अविद्यमान हो, पदांत एंग वर्ण के बाद अविद्यमान हो तो पूर्व रूपम पूर्व रूप संधि हो जाती है। तो ये पूर्व रूप संधि की परिभाषा है, तो हमें वो सुनना था, एंग है पदांतादति पूर्व रूपम, तो पूर्व रूप का विधायक सूत्र कौन सा होगा, एंग है पदांतादति पूर्व रूपम, ये वाला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला जो प्रश्न है वह है आद्यंतम पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आधे वर्ण जो द है उसके बाद में ये आ रहा है, तो पहले तो द को पूरा कर ले, आद, ये है तो ई की मात्रा लगा दो आदि, और ये में क्या मिला है ए, तो ए अलग निकालो, अंतम, आदि धन अंतम, ये इसका संधि विच्छेद है। जिसमें संधि के नाम की बात करें तो हमारे पास कौन सी संधि है, यण संधि है। अब इसका विच्छेद आदि धन अंतम है, तो हमें आदि धन अंतम वाला ऑप्शन कौन सा है वो हमें चुनना है। तो हो गया आदि धन अंतम, तो आप देखेंगे इसका आंसर जो होगा वह होगा 3 नंबर। ठीक है, तो ये अपने कुछ प्रश्न हैं। अभी अगला जो प्रश्न है उसकी हम चर्चा करते हैं। प्रश्न है हर्ये इत्यत्र संधि अस्ति, हर्ये यहाँ कौन सी संधि है, हर्ये शब्द में कौन सी संधि है। तो ध्यान देंगे अपने पास ये जो शब्द है हर्ये, हर्ये में ध्वनि काय की सुन रही है, अय की, और अय की जो ध्वनि बनती है वह कौन सी संधि में आती है, अयादि संधि में। इसका विच्छेद करेंगे तो अपने पास ये होगा हरे धन ए, अय के स्थान पर क्या बन जाएगा ए, हरे प्लस ए, इससे बना हुआ है शब्द कौन सा, हर्ये, और संधि कौन सी है, अयादि संधि। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अयादि संधि। अक्ष धन उहिनी इत्यनेन संयोगेन सिद्ध्यति, इसके संयोग से सिद्ध होता है। अक्ष प्लस उहिनी के संयोग से क्या बनेगा, ये है अपने पास। तो देखिए अपन ने वृद्धि संधि के जो विशेष नियम पढ़े थे, और उन विशेष नियमों में हमने ये कहा था अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, हमने ये कहा था कि अक्ष शब्द के बाद में उहिनी शब्द विद्यमान हो तो, अक्ष शब्द के बाद उहिनी शब्द विद्यमान हो तो वृद्धि संधि होती है। और जैसे ही हम वृद्धि संधि करेंगे तो अपना जो रूप बनेगा वह ये बनेगा अक्षौहिणी। यहाँ पर जो न का न बना है वो अटकुप वांग नुम व्यवायपी जो वार्तिक है उसके अनुसार नकार के स्थान पर णकार हो गया, तो अपना जो शब्द बनेगा वो बनेगा अक्षौहिणी। तो अपने पास जो ऑप्शन है अक्ष उहिनी, अक्षौहिणी, 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 तो आंसर जो होगा वह हो जाएगा अक्षौहिणी। अगला प्रश्न, इति अपि इत्यत्र संधि भविष्यति, इति धन अपि इत्यत्र संधि भविष्यति, यहाँ संधि होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए अपने पास एक शब्द तो है इति और दूसरा शब्द है कौन सा, अपि। इति के अंत में ई है और अपि के आरंभ में ए है, मतलब ये जो वर्ण है वो तो इक वर्ण है और ये जो ए है
वो ऐस है, वर्ण क्या है, अच है। इक प्रत्याहार के वर्ण के बाद असमान स्वर होने पर अपन ने ये कहा था इको यणची। इको यणची ये परिभाषा लागू होगी। और जैसे ही हम इको यणची की बात करेंगे तो जो ई है, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये करते ही अपना रूप ये बन जाएगा, ते आधा हो जाएगा। ई का कर देंगे ये में मिला देंगे ए, तो रूप बन गया इत्यपि। कौन सी संधि है, यण संधि। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा, इति प्लस अपि, तो इत्यपि, इत्यापि, इतिपि, इतिपि, तो आंसर हो जाएगा इत्यपि यण संधि। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़े। भवति कस्य संधे उदाहरणम, भवति किस संधि का उदाहरण है। देखो भवति में आप अलग अलग करेंगे तो भय, अव और अति। यहां पर जो अव का निर्माण हो रहा है तो हमने ये पढ़ा था एचो अयवायाव है। ठीक है, यहां पर एच है, एच प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर क्रमशः है अय, अव, आय और आव, ये बनते हैं। कौन सी संधि में, अयादि संधि में। जहां अय, अव, आय, आव आदेश होते हैं उस संधि को कहते हैं हम कौन सी संधि, अयादि संधि। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अव के स्थान पर ओ कर देंगे, तो भय में ओ की मात्रा लगा दो और इधर मिला दो अति, तो भो प्लस अति से शब्द बन गया भवति। संधि कौन सी है, अयादि, तो आंसर हो गया अयादि संधि। अगला प्रश्न, वधूत्सव अस्य संधि विच्छेद विद्यते। वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होना चाहिए। तो देखिए वधूत्सव में दीर्घ उ की मात्रा सुनाई दे रही है। ठीक है, और दीर्घ उ दीर्घ संधि में बनता है, तो यहां से हमको विच्छेद करना है। तो सबसे पहले अपने पास वधू, उसके बाद शब्द आ जाएगा उत्सव है, वधू धन उत्सव है। ठीक है, अब यहाँ पर वधू का उ और उत्सव का उ, ये दीर्घ उ और उसके बाद में है रस्व उ, दोनों मिलकर के दीर्घ उ का निर्माण करते हैं। संधि का नाम है दीर्घ संधि। तो यहाँ अपने पास ऑप्शन के आधार पर आंसर चुनिए। देखो वधू शब्द है जो दीर्घ उकारांत है, तो वधू में दीर्घ उ वाला आंसर होगा। तो दीर्घ उ या तो ऑप्शन 4 होगा या ऑप्शन कौन सा होगा, 2। फिर दूसरे वाला जो शब्द है उत्सव, उत्सव में रस्व उ आ रहा है, तो इधर रस्व उ वाला, तो रस्व उ में आंसर आ रहा है ये, तो अपना आंसर हो गया 4 नंबर, वधू धन उत्सव है। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न की ओर हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान दें, चंद्रोज्वल, चंद्रोज्वला, यहाँ पर ये जय है वो आधा है, चंद्रोज्वल। ठीक है, इसको आप आधा जय करेंगे, ये चंद्रोज्वल है। चंद्रोज्वला इति पदस्य संधि विच्छेद है। अब जैसे यहाँ पर चंद्र और फिर उसके बाद उज्ज्वला, ऐसी कंडीशन है। यहाँ पर तो क्या है, ए और उसके बाद क्या है उ, ए और उ मिलकर के क्या बना है, ओ बना है। संधि कौन सी है, गुण संधि। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो आप देख सकते हैं, चंद्रो प्लस उज्ज्वला, चंद्र प्लस ओज्वला, चंद्र उज्ज्वला, चंद्र उज्ज्वला, तो आंसर हो जाएगा चंद्र धन उज्ज्वला। यहाँ पर ये जो जय है वो आधा करना है, चंद्रोज्वला, चंद्र धन उज्ज्वला, कौन सी संधि, गुण संधि। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, श्रीसह पदस्य संधि विच्छेद है भविष्यति। श्रीसह पद का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए श्रीसह में जो आप इसकी बात करें, श्रीसह, इस श्रीसह में भी ध्वनि कौन सी आ रही है, दीर्घ ई की आ रही है। तो दीर्घ ई का निर्माण दीर्घ संधि में।
अब अगर इसका हम विच्छेद करेंगे तो यहीं से तोड़ेंगे तो पहले वाला शब्द जो है वो दीर्घ ईकार से अंत होता है श्री, और ईश शब्द में दीर्घ ईकार से ही शब्द आरंभ होता है ईश, ठीक है। तो इसका विच्छेद होगा श्री धन ईश। आप यहाँ पर देखेंगे ई धन ई के योग से शब्द वर्ण बना है ई, और यहाँ जो कंडीशन है वह कौन सी संधि, दीर्घ संधि। तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि हुई है, तो अपना आंसर जो होगा श्रीधन ईशः होगा। अब श्रीधन ईशः का ऑप्शन मिलाते हैं तो देखो श्री के अंत में दीर्घ इन दो में आ रहा है, लेकिन ईशः यहाँ से आरंभ है, तो आंसर हो जाएगा नंबर 2 श्रीधन ईशः श्रीशः अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है गंगोदकम पदस्य संधि विच्छेदः भविष्यति। गंगोदकम ये जो शब्द है, ध्यान देंगे इसमें भी अपने पास शब्द है गंगोदकम। अब यहाँ पर ध्वनि काय की आ रही है, ओ की आ रही है, इसका मतलब हमें यहीं से शब्द को तोड़ना है। और यहाँ से शब्द को तोड़ेंगे तो पहले वाला जो शब्द है वो गंग होगा कि गंगा हो जाएगा, गंगा। और उसके बाद में दूसरे वाला जो शब्द है वह उदकम या ओदकम, तो शब्द हो जाएगा उदकम, क्योंकि यहाँ आ और यहाँ पर उ, आ और उ मिलकर के किसका निर्माण किया है, ओ का। संधि कौन सी है, गुण संधि। उदकम का अर्थ होता है जल, पानी, ठीक है। तो अपना आंसर हो गया गंगा धन उदकम। अब ऑप्शन में ढूंढते हैं गंगा ओदकम, गंगा दकम, गंगा उदकम, गंगो दकम, तो आंसर हो गया गंगा धन उदकम। अगला प्रश्न है उपधन रिच्छति इत्यत्र संधि युक्तम पदम भविष्यति। यहाँ संधि युक्त पद क्या होगा, उपधन रिच्छति से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा। तो इसके लिए देखो वृद्धि संधि के जो विशेष नियम हमने पढ़े थे उसमें हमने ऐसे कहा था उपसर्गाद्रिति धातौ, उपसर्गाद्रिति धातौ ये ऐसे कहता है अवर्णांत उपसर्ग के बाद, अवर्णांत उपसर्ग के बाद ऋकारादि, ऋकारादि धातु हो तो अवर्णांत उपसर्ग के बाद ऋकारादि धातु हो तो वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे उप के अंत में क्या है, ए है, और रिच्छति के आरंभ में री है, जो कि जो ऋकार से आरंभ होने वाली धातु है। तो ए और री मिलकर के कौन सी संधि होगी, वृद्धि। और वृद्धि करेंगे तो ए और री मिलकर के क्या बन जाएगा, आर बनेगा। जैसे ही हम आर करेंगे तो अपने पास कंडीशन ये होगी उप आर और उसके बाद क्या है क्षति, उप आर क्षति। अब इनको आपस में मिलेंगे तो पे में आ मिल जाएगा, तो उपार क्षति। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, 1 नंबर उपार क्षति, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं। उपोष्टि कस्य संधे उदाहरणम अस्ति। उपोष्टि कौन सी संधि का उदाहरण है। उपोष्टि का संधि विच्छेद हम करें तो ऐसे होगा उपधन औषधि, उपधन औषधि। अब यहां पर तो क्या है ए और उसके बाद में क्या है ओ, दोनों के स्थान पर शेष क्या रहा है ओ। तो ये तो है पूर्व वर्ण और यह है कौन सा वर्ण, पर वर्ण। तो पूर्व शेष रहा कि पर शेष रहा, पर शेष रहा, तो संधि का नाम भी हो गया कौन सा, पर रूप। इसके लिए अपन ने ये कहा था एंगी पर रूपम, मतलब एंगी पर रूपम ऐसे कहता है अवर्णांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से आरंभ होने वाली धातु हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर रूप एकादेश। तो जैसे ही संधि का नाम आएगा तो संधि होगी अपने पास कौन सी,
पररूप संधि। तो ऑप्शन चुन लो, पररूप संधि। आंसर हो गया 2 नंबर। अगला प्रश्न है सभयसा इत्यस्य संधि विच्छेदः भविष्यति। अब या इसमें यहाँ देखेंगे अपने पास जो शब्द आया है सभयसा, इसमें ध्वनि काय की सुन रही है, ऐ की। ऐ का निर्माण कौन सी संधि में होता है? वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में या तो ए के बाद में ए हो या ए के बाद में ऐ हो। दूसरी कंडीशन, या तो आ के बाद में ए हो, ठीक है, आ के बाद में क्या हो? ए, या फिर आ के बाद में ऐ हो। ऐसी कंडीशन आ रही है तो सभी के स्थान पर अपने पास क्या बनता है? ऐ बनता है। अब मान लीजिए पहले वाला जो शब्द है उसके अंत में ए करते हैं, ठीक है, तो सब बनता है, और आ करते हैं तो शब्द बनता है सभा। तो दोनों में से शुद्ध कौन सा है? सब है कि सभा? सभा शुद्ध है, तो सभा वाला ऑप्शन होगा। तो सभा एक तो इसमें आ रहा है और सभा एक इसमें आ रहा है, इसका मतलब 1 या 4 में से आंसर होना है। अब उसके बाद आगे जो शब्द है वो आ रहा है ऐसा। तो पहले वाले ऑप्शन में तो क्या है? एस, और चौथे वाले ऑप्शन में क्या है? ऐसा। तो अपना आंसर हो गया सभाधन ऐसा। संधि कौन सी है? वृद्धि संधि, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, गुण संधि विधायकम सूत्रम स्यात्। गुण संधि विधायक सूत्र है आद्गुण, अधेंगुण, एंगी, पररूपम, अचो, अंत्यादि। तो देखो ये जो है अचो अंत्यादि, ये तो टी संज्ञक सूत्र है, टी संज्ञा सूत्र। इसका मतलब ये तो इसका है नहीं। एंगी पररूपम में ये नाम आ रहा है, पररूप संधि का है, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। अधेंग गुण की बात करें तो ये करता है क्या? गुण संज्ञा। और आद्गुण की जहां बात करते हैं तो ये करता है गुण संधि, ठीक है। अब अपने पास प्रश्न में क्या पूछा है? गुण संधि विधायक। तो गुण संधि विधायक कौन सा होगा? आद्गुण है। तो आंसर होगा अपना 1 नंबर। अगला प्रश्न, कृष्णैकत्वम पदे संधि स्यात्। कृष्णैकत्वम पद में संधि होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे फिर से ऐ की ध्वनि आ रही है। अपने पास ये जो शब्द है कृष्णैकत्वम, इसमें जो ध्वनि आ रही है वो किसकी आ रही है? ऐ की। और फिर से वही बात, ऐ जहाँ बनता है वहाँ संधि कौन सी होती है? वृद्धि संधि। अब ऐ के लिए वही तरीका भी पहले वाले प्रश्न में करता, ए या आ के बाद में ए या ऐ होना चाहिए। तो यहाँ पहले वाले शब्द के अंत में तो क्या हो जाएगा? कृष्ण। और इधर शब्द है कौन सा? एकत्वम। यहाँ देखो ए है और उसके बाद में क्या है? ए और ए प्लस ए से क्या बना है? ऐ बना है। संधि कौन सी है? वृद्धि संधि। अब ऑप्शन सुनिए, कृष्णैकत्वम पद में कौन सी संधि है? गुण, अयादि, दीर्घ, वृद्धि। तो आंसर हो गया कौन सा? वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है, कस्मिन् विकल्पे अयादि संधि अभवत्। किस विकल्प में अयादि संधि हुई है? ठीक है, स्वागतम। स्वागतम का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सुधन आगतम। यहाँ तो कौन सी है? यण संधि। सेवकोपि, सेवको धन अपि या सेवकः धन अपि। यहाँ आप ऐसे माने तो पूर्व रूप। साथ में अगर इसका विसर्ग करते हैं सेवकः प्लस अपि, तब उत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। अत्यधिकम में हम बात करें अति धन अधिक, यहाँ संधि है यण संधि। और द्वावपी जो शब्द है उसका विच्छेद हम करेंगे तो द्वौ धन अपि। अब यहाँ पर ध्यान दें, पहले तो क्या आया है? औ, और उसके बाद में क्या है? अपि। तो औ के बाद में स्वर आ गया तो औ की जगह क्या बन गया? आव। और आव कौन सी में बनता है? अयादि संधि में। इसका अपने पास संधि शब्द जो बनेगा द्वौ धन अपि। यहाँ जो संधि हो रही है इसका नाम है कौन सी संधि? अयादि। ठीक है, अब प्रश्न क्या था? कस्मिन् विकल्पे अयादि संधि अभवत्।
किस विकल्प में अयादि संधि हुई है? स्वागतम सेवकोपि अत्यधिक द्वापी। तो स्वागतम में यण, सेवकोपि में पूर्व रूप, अत्यधिक में यण और द्वावपी में अयादि। तो आंसर हो गया कौन सा? द्वावपी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है अतीव पदस्य संधि विच्छेद है भविष्यति। अतीव पद का संधि विच्छेद होगा। तो यहां पर देखो अतीव जो शब्द है, अतीव, इसका जो वर्ण, जो ध्वनि सुनाई दे रही है हमें दीर्घ ई की सुनाई दे रही है। अब दीर्घ ई का निर्माण ई प्लस ई से या ई प्लस ई से अपन ऐसे कहें तो आप ऐसे कह सकते हैं अति जो शब्द है उसके अंत में है ह्रस्व ई और इव के आरंभ में भी ह्रस्व ई। तो अपन ऐसे कहेंगे अति प्लस इव, इनके योग से शब्द बना हुआ है कौन सा? अतीव। तो विच्छेद क्या होगा? अति धन इव और संधि का नाम कौन सा है? दीर्घ संधि। तो अब ऑप्शन चुन लीजिए अति प्लस इव कहाँ पर है? तो अति प्लस इसकी बात, इव की बात करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा कौन सा? 2 नंबर। अगला प्रश्न, अद्य कस्यापि राष्ट्रस्य प्रगते हेतुषु ऊर्जैव प्रमुखो हेतुरस्ति। ऊर्जैव प्रमुखो हेतुरस्ति अस्त्र रेखांकिते पदे। रेखांकित पद इसमें कौन सा दे रखा है? कस्यापि। रेखांकित पद में संधि अस्ति, संधि है। तो कश्यापी में संधि विच्छेद। तो देखिए कश्यापी का सबसे पहले हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। ये होगा इसका संधि विच्छेद कश्य धन अपी। अब यहाँ पर कश्य के अंत में क्या है? ए, और अपी के आरंभ में भी क्या है? ए। ए और ए मिलकर के क्या बना है? आ। आ कौन सी संधि में बनता है? दीर्घ संधि में। ठीक है, तो कश्यापी जो शब्द है उसमें संधि कौन सी है? अपनी दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि आंसर चुन लो 3 नंबर। तो ये जो अपनी क्लास हुई है आज की, इसमें हमने जो टेस्ट लगा था उस टेस्ट के जो कुछ क्वेश्चन थे उनको हमने सोल्व किया है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।